हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन क्या पढ़ रहे थे? भारत का संविधान। संविधान के अंदर मैंने आर्टिकल पीछे वाले जो 25, 26, 27, 28 थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए गए थे। वो किससे संबंधित है? एक शिक्षा से संबंधित है, यानी धर्म से संबंधित है। 25, 26, 27, 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब आते हैं 29 और 30। 29 और 30 जो संविधान के आर्टिकल है ना, ये दोनों एजुकेशन एंड कल्चर का अपन को क्या करते हैं? अधिकार प्रदान करते हैं। अब एजुकेशन एंड कल्चर का अधिकार यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक के हितों की संख्या रक्षा करना। अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर यह डिफाइन नहीं कर रखा है कि कोई एसटी और एससी कैटेगरी से। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जैसे आपका गांव है, आपके गांव में मान लो एसटी वाले बहुत ज्यादा है, एसटी के कितने 100 घर है और वहां पर जनरल के कितने हैं? ओनली फॉर 2 घर है। यानी एसटी कैटेगरी में है ना, एसटी वालों के हैं 100 घर और जनरल के हैं 2 घर। यानी एसटी वालों के कितने हैं? 100 घर और जनरल के कितने हैं? 2 घर। तो यहां पर जनरल वाले क्या हो गए? अल्पसंख्यक के रूप में हो गए। तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना, यानी अगर आपके गांव में अल्पसंख्यक है, यानी जिस जाति या समुदाय की संख्या कम है, वो क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अगर वो अल्पसंख्यक है तो आप उन पर प्रेशर नहीं बना सकते हो, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते हो, क्योंकि भारत संप्रभुत्व देश है। संप्रभुत्वता का मतलब यही हो सकता है कि अपने ऊपर किसी बाहरी का दबाव नहीं है। यानी अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना, उन्हें संस्कृति के आधार पर आप उन्हें कभी वंचित नहीं रख सकते हो। ऐसे नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो वो कोई सा भी त्योहार नहीं मनाए, किसी भी फंक्शन में भाग नहीं ले सकते। जैसे किसी स्कूल के अंदर गणतंत्र दिवस का क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है, तो उसमें एक कल्चर का पार्ट होता है, डांस का प्रोग्राम किया जाता है। ऐसे नहीं है कि अल्पसंख्यक के बालकों को या बालिकाओं को आप उसमें डांस नहीं करवाओगे, आपको करवाना पड़ेगा डांस, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 कहते हैं। भाषा के आधार पर आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते हो। जैसे कोई सरकारी स्कूल के अंदर कोई बच्चा एडमिशन लेने गया, तो ऐसे नहीं है कि उसकी भाषा अगर उर्दू है, उर्दू भाषा है यानी लैंग्वेज इसकी उर्दू है, तो आप उसे वंचित नहीं रख सकते। धर्म के आधार पे आप उसे वंचित नहीं रख सकते हो। ऐसे नहीं है कि जैसे अभी अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, उसमें मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जिनकी लैंग्वेज संस्कृत होती है। लेकिन उसके अंदर चाहे तो मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप उन्हें धर्म के आधार पर क्या रख सकते हो? वंचित रख सकते हो। जाति यानी जाति के आधार पर आप वंचित नहीं रख सकते। तो आर्टिकल नंबर 29 यही कहता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी वंचित नहीं रख सकते हैं, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर। अब मान लीजिए अल्पसंख्यक है। अब आर्टिकल 30-29 से कैसे रिलेटेड है मैं समझा रहा हूं। जैसे आपका कोई स्कूल है, आपके स्कूल के अंदर मान लो एक सिख बच्चा आता है ओनली फॉर, बाकी सब कौन से बच्चे आते हैं? बाकी सब हिंदू के बच्चे आते हैं, बाकी सब हिंदू है। एक सिख बच्चा आपके स्कूल में पढ़ना आता है, तो वो क्या लगाकर आएगा? पगड़ी लगाकर आएगा। पगड़ी लगाकर आएगा तो सब बच्चे रोज उसी को देखेंगे, क्योंकि वो एंटिक लगेगा, क्योंकि वो। मान लीजिए अगर जैन धर्म का कोई दिगंबर आ जाता है, दिगंबर का मतलब क्या था? वो वस्त्र नहीं पहनते। अब एक बच्चा मान लो दिगंबर का आ जाए जैन धर्म का स्कूल में पढ़ने के लिए, पहले तो अपन तो उसको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 29 के अंदर लिखा हुआ है अल्पसंख्यक को आप एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हो, यानी उन्हें धर्म और जाति के आधार पर आप नहीं रोक सकते हो। तो वो एडमिशन लेगा, वो स्कूल में आएगा, दिगंबर होगा, बिना कपड़ों के आएगा, क्योंकि उसका भारतीय संविधान है, उसने जिस धर्म को अपनाया उस धर्म की सरकार भी उसकी रक्षा करेगी। तो सब बच्चे उसी को देखेंगे, उसका क्या उड़ाएंगे? मजाक उड़ाएंगे। तो इसीलिए अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो खुद मिलकर अपना क्या कर सकते हैं? संस्थान खोल सकते हैं, यानी खुद मिलकर अपना एक प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं। उनमें खोलने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी वो कौन उपलब्ध कराएगी? सरकार। जैसे मदरसा खोला जाता है, संस्कृत विद्यालय खोला जाता है, और भारत के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में टॉप रैंक पे चलते हैं ना, वो होते हैं सिख वाले, यानी जैसे सेंट टेरेसा, ये स्कूल होते हैं। यानी आपके एरिया के अंदर, आपके जिले के अंदर भी देख लेना, टॉप 3 या टॉप 4 पे हमेशा जो सेंट टेरेसा या स्कूल होती है वही टॉप पे चलती है। तो 29 और 30 आपके समझ में आ चुके हैं। 29 का मतलब अल्पसंख्यकों को वंचित नहीं रखा जा सकता है। अगर अल्पसंख्यक ऑकवर्ड फील कर रहे हैं वहां पर, तो वो खुद अपना एक संस्थान खोल सकते हैं, जिसे सरकार धन क्या कराएगी? उनको उपलब्ध कराएगी। अब एक आर्टिकल नंबर 29 के एफ में मैंने आपको संपत्ति के अधिकार को बताया था, यानी अपने कितने स्वतंत्रता के अधिकार थे? 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे, जिसमें से एक 6 नंबर का था ना संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था।
यानी ये कौन सी संपत्ति है? खरीदने वाली संपत्ति। अब आर्टिकल नंबर 31 में क्या रखा है? यानी किसी को भी आप संपत्ति से वंचित नहीं रख सकते। जैसे आपके पापा की जमीन है, आप अगर उनके 4 बेटे हो तो चारों बेटे में बराबर मात्रा में वो जमीन क्या की जाएगी? वंटित की जाएगी, यानी उस जमीन का बंटवारा किया जाएगा। किसी भी एक बेटे को आप जमीन से वंचित नहीं रख सकते हो, ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। अब क्या हुआ, यहाँ पर मोरारजी देसाई ने एक भी काम अच्छा नहीं किया, लेकिन ये काम मोरारजी देसाई बहुत अच्छा करके गए। क्योंकि जो अपने जो संपत्ति थी ना, वो पहले मौलिक अधिकार थी, वो मैंने 19 के अंदर समझा दिया है। अगर सरकार को मान लो सड़क बनानी हो, अगर कोई संपत्ति नहीं दे तो सरकार सड़क कैसे बनाएगी? तो देश का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, अगर कोई लोग संपत्ति नहीं दे। तो ऐसा बोला गया कि जब तक ये संपत्ति का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार यानी 12 से लेकर 35 के बीच रहेगा, तब तक संपत्ति को अपन लोगों से जबरदस्ती नहीं खरीद सकते, उनसे नहीं ले सकते। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। अब बोला कि इसको थोड़ा दूर फेंकिए, तो मोरारजी देसाई ने इसको इतना दूर फेंक दिया कि 300 के क के अंदर डाल दिया। यानी 300 का क भारतीय संविधान के किसके अंदर नहीं आता है? मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है। तो सरकार आपसे क्या कर सकती है? संपत्ति खरीद सकती है देश के विकास के लिए। तो इसका क्या होने लगा? मिसयूज होने लगा। आप संपत्ति से क्या ले सकते हो? उनसे मतलब मुआवजा ले सकते हो। तो पहले क्या होता था, 10 बीघे की यानी मतलब 10 बीघा की जमीन होती थी और उनको 5 या 10 हजार मुआवजा दे दिया जाता था। तो फिर कौन सा बिल? भूमि अधिग्रहण बिल पास किया, उस संपत्ति की उचित रेट से उनको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 21 आप समझ गए होंगे कि किसी को भी संपत्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति से संबंधित था। इसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया 1978 में। और किसने बनाया था? मोरारजी देसाई ने बनाया था और भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था। ये संपत्ति जो मैंने बताई है ना, ये संपत्ति थी पुरखों से मिली आ रही संपत्ति। और 19 के अंदर जो संपत्ति थी वो आपने कहीं संपत्ति खरीदी हो। तो ये हो गया आपके संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 29, 30 और 31। अब अगला जो अपन आर्टिकल पढ़ेंगे वो होगा संविधान का आर्टिकल नंबर 32, जिसे संविधान का हृदय कहा जाता है। यानी जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है? गारंटी प्रदान करता है। उसमें 5 प्रकार के रीट पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 32 आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जय हिंद साथियों।